हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 विस्कोहर की माटी, जिसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। उनकी रचित उनकी आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया हुआ यह एक अंश है। इस अध्याय में लेखक ने अपने गांव, वहाँ के जीवन और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नहीं है। लेखक ने यहाँ पर ग्रामीण जीवन की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से अवगत कराया है, और वहीं आज शहरों की भागदौड़ में सब समाप्त हो गया है। लेखक ने अपने इस अंश में उम्र के कई पड़ाव पर पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली लोक कथाओं का पाठक तक पहुंचाने की इस अंश के द्वारा माध्यम से कोशिश की है। तो इस तरह लेखक ने हमें अपनी आत्मकथा को अच्छे से एक्सप्लेन करा चैप्टर के माध्यम से। क्वेश्चन आंसर करे हमने, अब हम करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम कर रहे हैं विस्कोहर की माटी की एक्स्ट्रा इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, यह अध्याय कहाँ से लिया गया है? यह अध्याय विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया गया एक अंश है। प्रश्न नंबर 2, इस अध्याय में लेखक ने क्या वर्णन किया है? इस अध्याय में लेखक ने अपने गांव, वहाँ के जीवन और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। नेक्स्ट, इस अध्याय में लेखक ने अपने गांव के बारे में क्या बताया है? इस अध्याय में लेखक ने अपने गांव में पाए जाने वाले फूलों और विषहीन सांपों के बारे में बताया है। लेखक पहली बरसात का क्या लाभ बताते हैं? लेखक कहते हैं कि पहली बरसात से दाद, खाज, खुजली और फोड़े फुंसी आदि समस्याएं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, कोया क्या है? कोया एक प्रकार का फूल है जो पानी में खिलता है। इसे कुमुद भी कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, लेखक को गांव वाले किस नाम से पुकारते थे? लेखक का असली नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है, परंतु गांव वाले लेखक को विश्वनाथ के नाम से पुकारते थे। डोडुआ सांप क्यों नहीं मारा जाता? गांव वालों का मानना है डोडुआ सांप वामन जाति का होता है, इसलिए इस सांप को नहीं मारा जाता। यह सांप विषहीन भी होता है। इस अध्याय में चर्चित जहरीले और विषहीन सांपों के बारे में लिखिए। जहरीले सांपों का नाम क्या था? गोहुअन और घोर कड़ाइच। गोहुअन और घोर कड़ाइच। विषहीन सांप कौन सा है? डोडहा, मजगिदवा, धामिन। ये सांपों के नाम हैं। लेखक में नीम के पत्ते और बेर के फूल का क्या लाभ बताया है? नीम के पत्ते चेचक के रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिसको चेचक हो जाता है, कहते हैं माता निकल गई, टाइफाइड हो जाता है, खसरा हो जाता है, तो उनके लिए नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और बेर के फूल सूंघने से बर्रे ततैये का डंक झड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़हल के फूल की क्या विशेषता है? लेखक के गांव वाले गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं और इस फूल को चुड़ैल आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार माँ और बच्चे का संबंध बहुत गहरा क्यों होता है? बच्चे और माँ का संबंध बहुत गहरा एवं पवित्र होता है। लेखक कहते हैं कि जब भी बच्चा रोता है या बच्चा जब भी अपनी माँ को मारता है, तो माँ भी अपने बच्चे को कभी कभी वापस मारती है, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी माँ से ही चिपका रहता है और माँ भी उसे उतना ही प्रेम वापस देती है। इन्हीं सब बातों से माँ और बच्चों के संबंध का ज्ञात होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताया गया है
कि माँ और बच्चे का आपस में संबंध कितना गहरा होता है कि माँ कितना भी बच्चों को मार ले वो माँ से अलग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक चांदनी रात और बच्चे पर क्या टिप्पणी करते हैं। लेखक कहते हैं कि चांदनी रात पर खटिया पर बैठकर जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध पीने के साथ साथ चांदनी रात के आनंद को भी पूरी तरह महसूस करता है, जैसे चांदनी भी बच्चे को उसकी माँ की तरह स्नेह ममता दे रही हो। भाई लेखक कहता है कि ऐसे लगता है जैसे चांदनी रात में खटिया बिछाकर बाहर खटिया बिछाकर माँ उस पर बैठकर बच्चों को दूध पिलाती है, तो तब बच्चा दूध पीने के साथ साथ चांदनी रात के आनंद का भी मजा लेता है। उसे चांदनी भी बच्चे को उसकी माँ की तरह स्नेह ममता दे रही होती है। लेखक ने दिलशाद गार्डन में क्या देखा। लेखक ने दिलशाद गार्डन में बतखों को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि बतख अंडा देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है, और लेखक ने एक बतख को अपने अंडे को सेते हुए भी देखा। भाई पंखों को फुलाकर वो उसके अंदर छुपा लेती है उनको। लेखक लू से कैसे बचते थे। लेखक में बचपन में लेखक दोपहर में सबको सोता हुआ छोड़कर भरी गर्मी में घर से चुपके से बाहर निकल जाते थे और दोपहरिया का नाच भी देखते थे। भाई दोपहर के समय जो नाच होते थे वो भी देखते थे। उनकी माँ उनको लू से बचाने के लिए उनकी धोती या कमीज की में गांठ लगाकर प्याज बांध देते थे। भाई पहले ये मान्यता थी कि कपड़े में प्याज बांध कर रख लो तो गर्मी या लू नहीं लगती, और लू से बचने की सबसे उत्तम दवा थी आम का पन्ना। इस प्रकार लेखक लू से बच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने विस्कोहर गांव में बरसात का क्या दृश्य प्रस्तुत किया। लेखक ने विस्कोहर गांव में बरसात का बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। लेखक कहते हैं कि बरसात आने से पहले बादल गिरते हैं, गरजते भी हैं और दिन में ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, और बरसात भी लगातार कई कई दिनों तक आती है। काफ़ी बरसात होने की वजह से घर की दीवारें भी गिर जाती हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी बाहर दिखाई देने लगते हैं। भाई बरसात के दिनों में नए नए कीड़े मकोड़े सारे बाहर निकल जाते हैं। भाई उनको भी अंदर बारिश उनके छोटे छोटे बिलों में पानी भर जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं, और दीवारें भी गिर जाती हैं। पानी से मिट्टी की दीवारें बनी होती थी वो सारी गिर जाती थी। कई बार बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मिट्टी की दीवारें गिर जाती थी और चारों तरफ अंधेरा ही छाया रहता था, बादल सारी तरफ छा जाते थे। तो बारिश का मौसम का सुहावना प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। विश्वनाथ बहुत छोटे थे तब माँ के दूध का सेवन ही नहीं कर रहे थे। भाई वो इतने छोटे थे जब अपनी माँ का दूध ही पीते थे कि उनके छोटे से भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म की वजह से उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया गया था। अब माँ के दूध पर छोटे भाई का हक था। छोटा भाई माँ का दूध पीता था। विश्वनाथ इसे खुद पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध न मिलना उनके लिए अत्याचार के समान ही था। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय का दूध पर निर्भर रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। कोयया जल में पैदा होने वाला फूल है। इसे कुमुद या कोकाबेली आदि नामों से भी जाना जाता है। कोयया की विशेषताएं क्या है। कोयया फूल पानी से भरे गड्ढे में भी आसानी से पनप जाती है। यह भारत में अधिकतर जगहों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को बहुत चाहने वाली होती है। सर्दी की रात की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोयया की पत्तियों के जैसी लगती है। दोनों बिल्कुल ऐसी लगती है। लेखक माँ और बच्चे के संदर्भ के बारे में क्या बताती है। लेखक माँ के बच्चे के संबंध के बारे में निम्नलिखित बातें बताती है। नंबर 1, लेखक के अनुसार माँ और बच्चे का संबंध अद्भुत और पवित्र होता है। बच्चा सबसे पहले धरती पर जन्म लेते ही अपनी माँ का दूध भोजन के रूप में सबसे पहले ग्रहण करता है
और 6-7 महीने तक सिर्फ अपनी माँ के दूध पर ही बच्चा जीवित रहता है। एक नवजात शिशु के लिए उसकी माँ का दूध अमृत के समान होता है। बच्चा सिर्फ अपनी माँ का दूध ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि अपनी माँ के सारे संस्कार भी वह अपने अंदर ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने बतख की माँ और मनुष्य की माँ में किस समानता को देखा था? लेखक जब दिलशाद गार्डन जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बतखों को देखते हैं। लेखक को बतख की माँ और मनुष्य की माँ एकदम एक जैसी ही लगती है और वह कहते हैं कि जिस प्रकार बतख अपने पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़र से बचाकर रखती है, उन्हें प्यार करती है और अन्य सभी पक्षियों से भी बचाती है, उसी प्रकार एक मनुष्य की माँ भी अपने बच्चे को पूरी दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, उसे अपनी कोख में समेट कर रखती है और उसे खूब सारा प्यार दुलार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक लू से बचने के लिए क्या उपाय बताते हैं? लेखक लू से बचने के लिए निम्न प्रकार के उपाय बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लेखक बताते हैं कि जब भी आप गर्मियों की दोपहर में घर से बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर के किसी भी हिस्से में प्याज को बांध लें, क्योंकि प्याज लू से अधिक बहुत रक्षा करता है। नंबर 2, लेखक बताते हैं कि अगर आपको लू लग जाए तो लू लगे हुए व्यक्ति को कच्चे आम का पन्ने का सेवन करना चाहिए। तो लेखक तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी के साथ शरबत बनाकर पीने से भी उसे अपने शरीर पर लगाने या फिर उसे स्नान करने से भी लू से राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय समाज में माताएं नवजात शिशु को दूध पिलाना चाहती, आपके विचार से माँ और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? अपना मत स्पष्ट कीजिए। आंसर, वर्तमान समय में कुछ माताएं अपने नवजात शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहती, उसे दूध तो पिलाना चाहती है पर अपना नहीं बल्कि डिब्बे का या गाय का। इसके कारण निम्नलिखित हैं। इन माताओं को अपने नवजात शिशु से अधिक चिंता अपने शारीरिक सौंदर्य की है। वे सोचती है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनका शारीरिक सौष्ठव कम हो जाएगा, स्तनों में कसाव कम रह जाएगा। उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। दूध न पिलाने का दूसरा कारण है उनका नौकरी करने जाना। वे यह नहीं सोचती कि उनकी अनुपस्थिति में बालक दूसरा दूध पीने की में हिचकिचाएगा। वे प्रारंभ में डिब्बे के दूध की आदत डाल देती है। बच्चा माँ के दूध का स्वाद जान ही नहीं पाता। हमारे विचार से इसका बच्चे के विकास पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। माँ द्वारा बच्चे को अपना दूध पिलाते समय जो आत्मीय संबंध स्थापित होता है, उसे बच्चा वंचित रह जाता है। वह माँ की ममता की अनुभूति भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी पाठ के कथ्य का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। आत्मकथनात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुँचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है। वे लेखक ने इसमें बताया है कि लोक कथाओं, लोक मान्यताओं गांव की, शहर की सुविधाओं युक्त नहीं रहते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। भाई गाँव के लोग जो है प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य है। भाई गाँव की जो है ग्रामीण जीवन शैली, आत्मकथाएं, लोक कथाएं सब पाठक तक पहुंचाने की लेखक इसमें तहे कोशिश कर रहा है। इसमें लेखक ने अपनी आत्मकथा का एक अंश इसमें प्रस्तुत किया है। उसने अपने ऊपर बीती हुई घटनाओं को इसमें प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में
अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है। तो भाई जब प्राकृतिक आपदा होती है, बाढ़ आ जाती है या अकाल पड़ जाता है, तो कमल ककड़ी खाई जाती है। दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा जब आती है, बाढ़ से बदहाल गांवों की तकलीफों का जिक्र है। कमल, कोइया, हर श्रृंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकेटिया और इमली, कदम्ब आदि के फूलों का भी वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। भाई लेखक ने इसमें है ना कई प्रकार के फूलों, सब्जियों, फलों आदि का नाम लेकर गांव की प्राकृतिक शोभा और संपदा को दिखाया है। तो एक तरफ तो वो इन प्राकृतिक सौंदर्य को दिखा रहा है, दूसरी तरफ वो लोगों को भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण कर रहा है कि वहाँ पर गांव में प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही है, साथ में वातावरण भय मिश्रित वातावरण भी होता है। भाई खेतों में हर जगह क्या होता है, वहाँ पर सांप, बिच्छू आदि का वर्णन, भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण हुआ है। कई तरह के सांप और बिच्छू वहाँ पर होते हैं। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है। भाई ग्रामीण में, गांव में लोग शहर में तो लोग दवाइयाँ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, पर वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, उन्हें फिर से दवाई लेनी पड़ती है। पर ग्रामीण में गांव में लोग प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का प्रयोग दवाइयों के रूप में करते हैं, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में है, भाई पूरी कथा में लेखक ने इसी चीज को रेखांकित किया है कि फूल पत्तियों से किस प्रकार बीमारी से छुटकारा पाया जाता है, किस तरह वह उनकी दवाइयाँ होती है, कौन सी बीमारी में कौन सा फूल पत्ती का हम प्रयोग कर सकते हैं। विस्कोहर जो लेखक का गांव है, एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं विश्वनाथ हैं। भाई उसमें एक ही पात्र है विश्वनाथ, और जो स्वयं है लेखक यानी विश्वनाथ। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है। भाई लेखक जब गर्मी, वर्षा और शरद इन सब ऋतुओं का गांव में होने वाली दिक्कतों, हर ऋतु में गांव में जो दिक्कत होती थी उसका लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र के करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति, अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता का द्योतक है। भाई इसमें यह बताया है कि जब लेखक 10 वर्ष की उम्र का था, उसे अपने से बड़ी 10 साल की औरत यानी 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उसके जो भाव और संवेग उठे थे ना, वो इस रचना में उन्होंने बड़ी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों के साथ प्रस्तुत किया है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। भाई इस पूरी रचना में लेखक ने जो कुछ देखा, अपने बचपन में जो कुछ भोगा है, उसे के साथ प्राकृतिक सौंदर्य यानी कहते हैं ना नमक मिर्च मसाला लगा के बताया, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ उसको जोड़कर प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का माँ को दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। भाई जन्म के उपरांत बच्चा भोजन के रूप में माँ का दूध ही ग्रहण करता है। वह काफ़ी समय तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है। माँ अपने आंचल में छिपाकर बच्चे को दूध पिलाती है। यह बच्चे का केवल दूध पीना ही नहीं, इस क्रिया के साथ माँ बच्चे के सारे संबंध चरितार्थ होते हैं। माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा माँ की गोद में कभी रोता नहीं है, कभी हंसता है, और कभी वह माँ से चिपटता है तो कभी माँ को पैर मारता है। माँ को बच्चे की ये सब क्रियाएं बहुत अच्छी लगती है। वह इन क्रियाओं के दौरान बच्चे को प्यार करती है, उसे अपनी स्नेह छाया से दूर होने नहीं देती। वैसे वह स्नेहवंश कभी कभी उसे मारती भी है, तब भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पेट में
अपनी जगह ढूंढ रहा है। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ युवती होती है, उसके स्तन दूध से भरे होते हैं और वह बच्चे को माँ, नारी, मित्र सभी प्रकार का सुख एक साथ देती है। माँ की गोद में लेटकर बच्चे का माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होने यानी मानव जन्म लेने को सार्थकता प्रदान करता है। हम बच्चे के द्वारा माँ के दूध पीने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी पाठ के प्रारंभ में लेखक ने कमल, कोया और सिंघाड़े के फूल के बारे में क्या बताया है? अथवा ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, विस्कोहर की माटी में लेखक द्वारा भोगे गए यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। आंसर, लेखक बताता है कि पूर्व टोले के पोखर में कमल फूलते हैं, यानी कि किसी एक गांव के पूर्व में कमल के फूल उसके किनारे पर टोले के रूप में खिलते हैं। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता है। भाई, हिंदुओं के यहाँ जब भोज होता है तो कमल पत्र के ऊपर ही भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरैन कहते हैं। जो कमल का पत्ता होता है, कमल के फूल का पत्ता होता है, उसको पुरैन कहते हैं। और कमल की नाल को बसीड़ा कहते हैं, बसीड़ कहते हैं। भाई, कमल की फूल के नीचे जो डंडी होती है उसको बसीड़ कहते हैं। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था। भाई, उस गांव में आसपास कोई एक बहुत बड़ा कमल का तालाब था, लेवड़ी का ताल, यानी उसे लेवड़ी का तालाब कहते थे। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भीषण यानी कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खाँचों से सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते थे। भाई, जब अकाल पड़ता था तो लोग, वहाँ के लोग उसमें से कमल के नीचे से भीषण को, यानी उसे कमल ककड़ी भी कहते हैं, का खोद कर बड़े बड़े खाँचों में सर पर रखकर ले जाते थे। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। भाई, अब कमल ककड़ी को गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज़्यादा बहार कोया की थी। भाई, कमल से भी ज़्यादा बहार यानी अच्छा फूल कौन सा था? कोया। कोया वही जल पुष्प है। कोया भी जल में पैदा होने वाला फूल है, जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोकाबेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता था, कोया का फूल वहीं पर उग जाता था। रेलवे लाइन के दोनों तरफ प्राय पानी इकट्ठा होता था, तो वहाँ पर कोया के फूल उग जाते थे। आप उत्तर भारत में तो इसे सारी जगह देख ही पाएंगे। लेखक इन दिनों यह नहीं समझते थे कि कोया सिर्फ उनके यहाँ का फूल है। भाई, जब छोटे थे उन्हें यह नहीं पता था कि कोया का फूल तो सभी जगह उगता है। उन्हें लगता था कि कोया का फूल तो बिस्कोहर का ही है बस। शरद की चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोया की पत्तियां एक हो जाती थी। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है। भाई, जूही के फूलों की शरद की चांदनी में जिन्होंने गंध ली, सूंघी है, खुशबू सूंघी है, उन्हीं को ही पता है कि वो क्या होती है। इन दिनों तालाब में सिंघाड़ा आता है। भाई, इन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़े का फूल भी आता है। सिंघाड़े के भी फूल होते हैं उजले और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ सुनते थे। सिंघाड़ा जब बतिया छोटा दूधिया होता है तो तब उसमें से वह गंध भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के साथ बच्चे का क्या संबंध होता है? माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चा सुबुकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया, माँ ने जोर से थप्पड़ मारा। फिर पास में बैठी नाउन ने कहा, दांत निकाले हैं, टीसते हैं। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टीसना है। चांदनी रात में
खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दूध ही नहीं चांदनी भी पी रहा था। भाई वो खाट पे लेटा लेटा माँ का दूध ही नहीं पी रहा था, बल्कि ऐसे लग रहा था मानो चांदनी रात में चांदनी को भी पी रहा हो। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। भाई वो चांदनी भी उस बच्चे को माँ जैसा प्यार स्नेह दे रही थी। दूध पिलाने वाली माँ युवती है, उसके स्तन भरे हैं और वह बच्चे को माँ नारी मित्र सबका सुख एक साथ देती है। भाई उस समय बच्चे के लिए वो ही माँ है, वो ही नारी है और वो ही मित्र है। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म की सार्थकता है। विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में क्या दृश्य देखा? आंसर, विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बतखें देखी। बतख अंडा देने के को होती है तो पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती थी। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा, एक बतख कई अंडों को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए हैं, दुनिया से बचाए हैं। एक कौवा थोड़ी दूर तक ताक में। बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बतख माँ को के डेनों से बाहर छिटक जाते हैं। बतख उन्हें चोंच में इतनी सतर्कता से कोमलता से डेनों के अंदर फिर छुपा लेती है कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते। इसे शेष शारद भी नहीं बयां कर सकते कि और माँ की निगाहें कौवे की ताक पर ही थी कि कभी कभी वह अंडों को भी बड़ी सतर्कता से उल्टा पलटती थी। भाई जो विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में देखा बतखों के क्या, उन्होंने देखा कि बतखों में जो बतख अंडा देती हैं वो पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। भाई वो अपने अंडों को सेती है, अपने पंखों से ढक लेती है, कौवों की बुरी नज़रों से बचाती है। भाई हर तरह से उसकी चोंच सख्त होते हुए भी अपने अंडों को बड़ी सावधानी से उलटती पलटती रहती है। इस प्रकार वह अपने माँ होने का फर्ज निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं वहीं वे औषधीय गुण से भरपूर भी होते हैं। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बताइए। विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक बताता है कि कमल, कोया और हर श्रृंगार के अलावा ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और वे असली फूल हैं। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकेटिया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा, आम का बोर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल का फूल। कदम्ब के फूलों के से पेड़ लदा बदा जाता है। मुझे तो लगता है कि कदम्ब का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, विस्कोहर के पचहू टोला में ताल के पास। भाई मुझे तो ऐसा लगता था कि कदम्ब का सिर्फ एक ही पेड़ है, वो है सिर्फ विस्कोहर में के पीछे टोला में तालाब के पास। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल की गंध जैसे हवा उनमें अनेक रूपों में तैर रही है। सरसों के अनवर्तन फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफारत होता था, उसे भरबंडा कहते हैं, उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। भाई वो नाम से कितना ही बेकार हो, पर नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं था। उसकी सुगंध इतनी अच्छी थी, वो इतना सुंदर दिखता था। नाम उसका क्या था? सत्यानाशी। फूल गोभी, तितली जैसा आंखें आने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती थी, और दूबों के अनेक वर्णित छोटे छोटे फूल बचपन में इन सबको चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। भाई हमने इन सब के बचपन में अपने अपने बचपन में हमने इनको चखा भी है, सूंघा भी है, इन फूलों को सूंघा भी है और इनके दूध को कानों में घोसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ में सांपों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? भाई इस पाठ के माध्यम से हमें सांपों की भी जानकारी मिली है, तो हमें उसको इसमें लिखना है। इस पाठ में बताया गया है कि घास पात से भरे मेड़ों पर
वे घास और पात से भरे हुए मेड़ों पर, मैदानों में, तालाबों के भीटों पर अनेक प्रकार के सांप मिलते हैं। सांप से डर तो लगता है, लेकिन वे प्राय मिलते दिखते हैं। भाई सांप से सबको डर तो लगता ही है, लेकिन वो मिलते जुलते क्यों दिखते हैं? उन्हें रोज दिखाई देते हैं। डोडा और मजगिदवा विषहीन है। भाई डोडा और मजगिदवा है जो, उसमें जहर नहीं होता है, क्योंकि वो डोडा को मारा भी नहीं जाता। उसे सांपों में वामन जाति का मानते हैं, यानी ब्राह्मण जाति का मानते हैं। धामिन भी विषहीन है। धामिन जो सांप है वो भी विषहीन है, लेकिन वे लंबी होती है। मुंह से कुश पकड़कर पूंछ से मार दें तो अंग सड़ जाए। भाई उसके मुंह से कुश पकड़कर पूंछ पकड़कर मार देंगे तो हमारे अंग सड़ जाएंगे। सबसे खतरनाक गोहुअन है, जिसे हमारे गांव में फिंटारा कहते हैं। उतना ही खतरनाक घोर कड़ाइच, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरता है। भटिया, उनके दो मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता है और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते हैं। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो जाता है। सांप के काटते लोग बहुत कम बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंध के बारे में लेखक क्या विश्लेषण करता है? भाई फूलों की जो गंध आती है, माँ की गंध है, माँ के पेट की गंध है, उसके बारे में लेखक क्या विश्लेषण करता है? लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग सा लगता है। गंध दूध का है और पिता के कुर्ते को जरूर सूंघना, उसमें से पसीने की बू बहुत अच्छी लगती है। नारी शरीर से उन्हें विस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कृष्ट गंध आती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, भुट्टा, खाली खीरा और पुआल की गंध होती है। आम के बाग में आम मंजीरी, बोर की लपट मारती हुई गंध तो साक्षात रति गंध होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि नीम की गंध तो कड़वी होती है। उन्हें नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ा जा सकता। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंधा बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। काल इतिहास को पार करने के, भाई ये जो संगीत गधा बच्चे हैं वो विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं, काल इतिहास को पार करने के लिए, इतिहास के काल को पार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में लेखक क्या क्या काम करता था? उससे बचाव कैसे होता था? जब दिन के समय खूब चिलचिलाती गर्मी पड़ती थी, लेखक घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाता। भाई लेखक अपने घर में सबको सोता हुआ पाकर आराम से चुपचाप निकल जाता। दोपहरिया का नाच देखता। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती थी। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना, भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को वो भूने या उबालकर उससे सिर धोते थे। कच्चे आम के छोरर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन तोड़ना, खाना, यह गर्मी की बहार थी। गर्मी का फल और तरकारी भी है, कटहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसेरिन दाई के बारे में लिखिए। उनके साथ छत पर लेटकर 3 वर्ष के विश्वनाथ को कैसा लगता था? आंसर, विश्वनाथ के पड़ोस में कसेरिन दाई रहती थी। वह बच्चों को पैदा कराने तथा उनके पालन पोषण की कला में दक्ष है। जब विश्वनाथ ने माँ के दूध के स्थान पर गाय का दूध पीने से इनकार कर दिया, तब कसेरिन दाई ने ही इस संकट से उभरने का उपाय बताया। उसने विश्वनाथ की माँ के स्तनों को पर उपटन का लेप करवा दिया। जब फिर दूध पिलाने को कहा, उपटन का स्वाद तीखा कसैला पड़ने
पढ़ते ही विश्वनाथ चीख पड़ा, तोर दूध खराब है, हम ही नहीं पियब रे। भाई तुम्हारा दूध खराब है, हम नहीं पियेंगे। सब लोग यही तो चाहते थे, विश्वनाथ को कसेरिंदाई ने ही पाला पोसा था। भाई सब लोग यही तो चाहते थे कि विश्वनाथ अपने माँ का दूध छोड़ दे। तो उन्होंने उस पर बकबका लगने वाला उपटन उस पर लगा लिया। तब उन्होंने विश्वनाथ ने दूध पिया तो विश्वनाथ चीख पड़े और कहा कि तुम्हारा दूध तो खराब है, हम नहीं पियेंगे। सब लोग यही चाहते थे, विश्वनाथ को कसेरिंदाई ने पाला है। साफ सफाक सुजनी पर, भाई साफ सफाक जो सुई धागे से बुनी जाती थी सुजनी पर बालक विश्वनाथ को कसेरिंदाई के साथ लेटकर बहुत अच्छा लगता था। बालक विश्वनाथ चांद को देखता रहता था। भाई वो सुजनी पर लेटे लेटे चांद को देखता रहता था। उसे लगता था कि वह चांद को छू रहा है, उसे खा रहा है, उसे बातें कर रहा है। वह दुख दुख करके चलता रहता। भाई चांद वहाँ से धीरे धीरे चलता रहता, कभी बादलों में छिप जाता और कभी निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय समाज में माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। आपके विचार से माँ और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, यही सही है। वर्तमान समय में कुछ माताएं अपने शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। इसके कारण निम्नलिखित है। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाली माताएं अपनी शारीरिक सौष्ठव के प्रति अत्यधिक सचेत है। उनका विचार है कि स्तनपान कराने से उनके सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, कुछ स्त्रियां जो नौकरी करती है वे अपने बच्चे को आया के सहारे छोड़कर चली जाती है, जिससे बच्चे माँ के दूध से वंचित हो जाते हैं। आज का सामाजिक बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये स्त्रियां इसे एक झंझट भरा काम समझती है। प्रभाव, इस प्रवृत्ति का माँ और शिशु दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते। माँ का दूध पिलाना उसका बच्चे के प्रति स्नेह और परिचायक है। माँ का दूध ना पीने पर बच्चे का स्वाभाविक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। माँ की ममता तो दूध पीने पिलाने से ही आती है। माँ का दूध बच्चे के लिए पूर्ण भोजन है, विशेषकर प्रारंभिक महीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी पाठ के कथ्य का विश्लेषण अपने शब्द में कीजिए। अथवा विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने गांव में स्वयं देखो भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। इस कथन का 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। आंसर, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। भाई इस अंश में लेखक ने ग्रामीण जीवन को, ग्रामीण सौंदर्य को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया है और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा, बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। कमल, कोइया, हर श्रृंगार के साए, सात तोरी, लौकी, भिंडी, भटकेटिया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोडहा, मजगीदवा, धामिन, गोवन, घोर कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि का वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में लेखक ने इसी चीज को रेखांकित किया है कि किस प्रकार ग्रामीण लोग प्रकृति के फूल पत्तों से अपने दवा दारू कर लिया करते थे। बिस्कोहर जो लेखक का गांव है,
वो और एक पात्र था, उसमें सिर्फ एक ही पात्र था और वो है विश्वनाथ, जो लेखक स्वयं है। गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु में गांव में रहने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेखनीय इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र के करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री के देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उनकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता, नरसिंहता का द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्कोहर की माटी में उगने वाले विविध फूलों का उल्लेख करते हुए बताइए कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? विविध फूलों में इन फूलों का उल्लेख हुआ है कमल, कोइया, हरसिंगार, लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनके फूलों की चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और हैं वे असली फूल तोरई, लौकी, भिंडी, भटकेटिया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा, आम के बोर, कटहल, बेल, बेला, चमेली, जूही वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम्ब के फूल। भाई यहाँ लेखक ने कई तरह की सब्जियों के फूल, फलों के फूल और दालों के फूल, कई तरह के फूलों का जिक्र किया है। यह सही है कि फूल गंध देते हैं, पर यह भी सच है कि कई फूल दवा का काम भी करते हैं। गांव में अब भी अनेक रोगियों का इलाज फूलों के द्वारा किया जाता है। गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रखे जाते हैं, ये इस रोग में उपयोगी है। बेर के फूल सूंघने से बर्रे ततैये का डंक झड़ जाता है। आम के फूल भी अनेक रोगों की दवा का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिस्कोहर की माटी पाठ में गांव के बारे में आपको क्या क्या जानकारियां मिली? कम से कम 6 कारण बताइए। बिस्कोहर की माटी पाठ में हमें गांव के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिली। नंबर 1, गांव के तालाब में कमल के फूल खिले रहते हैं। गांव में भोज कमल पत्र पर परोसा जाता है। गांव में कमल गट्टा व कमल ककड़ी खाई जाती है। गांव में पितृपक्ष में घर के द्वार पर हर श्रृंगार के फूल रखे जाते हैं। गांव में कई रोगों में वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। गांव में सरसों, गेहूं, मक्का, जौ, धान की खेती की जाती है। गांव में नैसर्गिक सौंदर्य होता है। वातावरण प्रकृति एवं शुद्ध होता है। गांव में वर्षा ऋतु में शौच कर्म के लिए जगह मिलनी कठिन होती है। भाई वर्षा ऋतु के समय आप शौच नहीं जा सकता, उसके लिए जगह की कमी हो जाती है। गांव में वर्षा ऋतु में कीचड़ और कीड़े मकोड़ों का अधिकाधिक प्रवेश हो जाता है। गांव में सांप, बिच्छू, डांस, जोक, मच्छर आदि का भय रहता है। प्रश्न नंबर 18, बिस्कोहर की माटी पाठ किस रचना का अंश है? ग्रामीण की किन किन विषमताओं का वर्णन किया गया है? बिस्कोहर की माटी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आत्मकथा नंगा तलाई का एक गांव का अंश है। लेखक ने इसमें ग्राम वासियों की विषमताओं का वर्णन किया है। गांव के लोगों के पास वे सब सुख सुविधाएं नहीं है जो शहर के लोगों के पास होती है, पर अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। गांव के लोगों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे यातायात के साधनों की कमी, बिजली का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, सिंचाई के साधनों का अभाव, अशिक्षा, रोजगार, सिंचाई के साधनों का अभाव, अशिक्षा, रोजगार की कमी, भूखमरी, चिकित्सा साधनों का समय पर न मिलना इत्यादि। बाढ़, अकाल आदि विपत्तियों के समय उन्हें प्राकृतिक संपदा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गांव में सांप, बिच्छू अनेक हानिकारक और जीव हरियाली के कारण पाए जाते हैं। भाई गांव में बहुत सारे हानिकारक और हरियाली जीव पाए जाते हैं।
कई लोगों की मृत्यु सांप के काटने के कारण हो जाती है, लेकिन वो फिर भी गांव में रहने और खेतों में काम करने के कारण इन खतरों का सामना करने के लिए विवश होते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं होता। रोग की स्थिति में उन्हें गांव में पर्याप्त जड़ी बूटियों से भी उपचार करना पड़ता है। भाई अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो उन्हें उन्हीं जड़ी बूटियों से अपना इलाज करना पड़ता है। इसके लिए भी वो मजबूर है, क्योंकि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। वर्षों में दिनों में पानी की निकासी का प्रबंध ना होने से पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीमारियां फैल जाने का डर बना रहता है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण अंधविश्वासी होते जाते हैं। वे किसी भी प्राकृतिक विपदा, महामारी का संबंध भूत प्रेतों से जोड़कर तांत्रिकों के चंगुल में फंस जाते हैं। भाई इसमें बताया गया है कि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो कितने मजबूर होते हैं सांप के डसने और भाई सांप के काटने से तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, फिर भी उन्हें गांव में रहना और खेतों में काम करना उनकी मजबूरी होती है। गांव में पर्याप्त जड़ी बूटियों से उपचार करना पड़ता है। भाई उन्हें और कोई साधन मिलता ही नहीं है। वर्षा के दिनों में पानी की निकासी का प्रबंध ना होने से बहुत तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण अंधविश्वासी हो जाते हैं और वे किसी भी प्राकृतिक विपदा को भूत प्रेतों के से जोड़कर तांत्रिकों के चुंगल में फंस जाते हैं। विस्कोहर के माटी में विश्वनाथ ने अपने शैशव की एक घटना के माध्यम से माँ के स्नेह का एक मनोहर चित्र खींचा है। अपने शब्दों में लिखिए। विस्कोहर के माटी पाठ में विश्वनाथ ने अपने शैशव की एक घटना, बतख के अंडा देने और उन्हें सहने की घटना के माध्यम से माँ के स्नेह का मनोरम चित्र खींचा है। बतख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतखें अपने अंडों को सेती है। वे अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखती है। बतख बहुत सतर्कता से, कोमलता से काम करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है। विश्वनाथ की माँ और बतख के में ममता के आधार पर पर्याप्त समानता है। माँ भी बतख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल में की छाया में छिपाकर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? बतख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतखें अपने अंडों को सेती है। वे अपने पंख फुलाए उन्हें दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखती है। बतख बहुत कोमलता से सारा काम करती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की देखभाल करती है। विश्वनाथ की माँ और बतख में ममता के आधार पर पर्याप्त समानता है। माँ भी बतख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल की छाया में छिपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। विस्कोहर में वर्षा सीधे सीधे नहीं आती है। पहले बादल गिरते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। पूरे आकाश में इतने बादल गिर जाते हैं ऐसे लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। चढ़ा आकाश गगन घन गांजा, धन घमंड गरज घोरा। भाई इसका मतलब है आकाश में बादल चढ़ जाते हैं और गांजने लगते हैं, गरजने लगते हैं। घमंड में बादल गरजते हैं और घोरा भारी वर्षा होती है और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। जैसा वातावरण उपस्थित हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे दूर से घोड़ों की पंक्ति दौड़ी चली आ रही है। कई दिनों तक बरसने पर दीवारें गिर जाती हैं। भाई कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहे तो घरों की दीवारें भी गिर जाती हैं, घर धंस जाते हैं। जब भीषण गर्मी के बाद बरसात होती है तब कुत्ते, मुर्गी, बकरी अपनी अपनी आवाज़ों में इधर उधर भागने फिरते हैं। भाई उनके बिलों में पानी भर जाता है तो वो इधर उधर आवाज़ करते हुए फिरते हैं। इस वर्षा में नहाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। वर्षा के अभाव में भाई वर्षा के प्रभाव से दूब, वनस्पति आदि में नई चमक दिखाई देने लगती है। वर्षा के बाद कीचड़, बदन, बदबू, बाढ़ की समस्या आदि सब उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत की चांदनी में लेखक को लगा कि प्रकृति सजीव नारी बन गई है। कैसे?
जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा से बाहर से दबी ज़्यादा होती है। भाई वो बरसात में भीग जाने वाली चांदनी चमकती नहीं है, लेकिन मधुर और शोभा के बाहर से दबी ज़्यादा होती है। भाई बारिश में निखरने के बाद चांदनी बहुत सुंदर और मधुर हो जाती है। वैसे ही विस्कोहर की वह औरत है जिसे लेखक पहली बार बढ़नी में अपने रिश्तेदार के यहाँ उसे देखा था। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम थी। ताज्जुब नहीं होगा कि वह 10 साल का होगा। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। विस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर जाते थे और उनके आंगन में जूही लगी थी। उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो और औरत के रूप में नहीं। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। भाई लेखक ने तीनों को प्रकृति ही बताया है कि चांदनी भी प्रकृति है, फूल भी प्रकृति है और खुशबू भी प्रकृति है। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही है। भाई जिसके अंदर से फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाशा, चांदनी, सुगंधित सब देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते कि विस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कोई औरत हो सकती है। भाई विश्वनाथ इस बात को नहीं मान रहे थे कि विस्कोहर से ज़्यादा, यानी विस्कोहर में जो औरत है उससे भी ज़्यादा सुंदर कोई हो सकता है। उम्र में स्वयं से लगभग 20 बरस बड़ी उस औरत के सौंदर्य को विश्वनाथ ने प्रकृति के माध्यम से कैसे चित्रित किया है। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के बाहर से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही विस्कोहर की वह औरत पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है। ताज्जुब नहीं था 10 बरस से कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। विस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। उसके आंगन में जूही लगी थी। उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों, लताओं और चांदनी के फूलों के ऊपर फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है। भाई वो मानो पेड़ों, लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधित सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बात मैं सुना, समझा और सीखा। और उसी के संदर्भ में, भाई उस औरत के संदर्भ में आने के बाद उन्होंने सुना भी, समझा भी और सीखा भी। वह नारी मिली भी। विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी विस्कोहर में हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बंधाने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, तो जो तुम्हें पाई जाए ते जरूर बोराई जाए। तो इसका मतलब लेखक कहता है कि जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। भाई जिस आदमी को तुम मिल जाओगी तो वह पागल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव में ज्ञान, अज्ञान, वनस्पतियां, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों, आकारों का ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर 100 उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लगभग 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखिए। आंसर। विस्कोहर की माटी पाठ में गांव की प्रकृति, वहां के जन्म का यथार्थ चित्रण हुआ है। विस्कोहर गांव के वातावरण में ज्ञात, अज्ञात वनस्पतियां, जल के विविध रूप
और मिट्टी के अनेक वर्णों के आकार मिलते हैं। इनसे वहाँ का वातावरण सजीव हो उठता है। वहाँ कोया की भरमार होती है। कोया एक प्रकार का जंगली फूल है। इसे कुमुद या बाकेबली बेली भी कहते हैं। यह पानी में उगता है। शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढों में पानी एकत्रित होता है तो कोया फूल वहीं उग जाता है। यह फूल विश्वनाथ के गांव में बहुत होता था। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है कि शरद की चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोया की पत्तियां एकाकर एक जैसी ही लगती है। नंबर 1, इसकी गंध अत्यंत मादक होती है। यह मुख्यतः शरद ऋतु में होता है। गांव में अनेक प्रकार की सब्जियां, फलों की भरमार रहती है। यहाँ के खेतों में खूब मिलती है। पीली पीली सरसों खूब फूलती है। गांव में कमल ककड़ी भी होती है। कमल गट्टा भी खूब मिलता है। यहाँ के तालाबों में सिंगाड़ा खूब होता है। यहाँ की धरती में मिट्टी के अनेक रूप मिलते हैं। यहाँ का सारा वातावरण संजीव प्रतीत होता है। भाई इसमें यह बताया गया है कि गांव में किस प्रकार फल फूल, मिट्टी, तालाब, पानी सब कुछ होता है। वहाँ की सब्जियां, फलों की भरमार रहती है। खेतों में पीली पीली सरसों खूब फूलती है। कमल ककड़ी भी होती है। कमल गट्टा भी होता है। तो इस प्रकार लेखक ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर भारतीय गांवों के जनजीवन पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, विस्कोहर की माटी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आत्मकथा नंगा तलाई का एक गांव का अंश है। लेखक ने इसमें ग्रामवासियों की विषमताओं का वर्णन किया है। गांव के लोगों के पास वे सुख सुविधाएं नहीं है जो शहर के लोगों के पास है। उन्हें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे यातायात के साधनों की कमी, बिजली का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, सिंचाई के साधनों का अभाव, अशिक्षा, रोजगार की कमी, भूखमरी, चिकित्सा साधनों का समय पर ना मिलना इत्यादि। बाढ़, अकाल आदि विपत्तियों के समय उन्हें प्राकृतिक संपदा पर भी ही निर्भर रहना पड़ता है। गांव में सांप, बिच्छू तथा अन्य हानिकारक जीव हरियाली के कारण पाए जाते हैं। कई लोगों की मृत्यु सांप के काटने के कारण हो जाती है, लेकिन वे फिर भी गांव में रहने व खेतों में काम करने के कारण इन खतरों का सामना करने के लिए विवश है। रोग की स्थिति में उन्हें गांव में पर्याप्त जड़ी बूटियां से भी उपचार करना पड़ता है। उन्हें अच्छे से चिकित्सक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती। वर्षा के दिनों में भी पानी की निकासी का प्रबंध ना होने से पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीमारियां फैल जाने का डर बना रहता है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण अंधविश्वासी हो जाते हैं। वे किसी भी प्राकृतिक विपदा, महामारी का संबंध भूत प्रेतों से जोड़कर तांत्रिकों के चंगुल में फंस जाते हैं। भाई इस प्रकार इसमें बताया गया है कि विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर भारतीय गांवों के जनजीवन को शहर के गांव जनजीवन से कंपैरिजन किया गया है और यह बताया कि किस तरह भारत के गांवों का जनजीवन सुखद और अच्छा होने के साथ साथ उसमें किस तरह की कमियां भी है। प्रश्न नंबर 26, विस्कोहर की माटी पाठ के कथ्य पर अपने शब्दों में प्रकाश डालिए। विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गांव शहरों की तरह सुविधा संपन्न नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। भाई गांव जो होते हैं उसमें शहरों की तरह सुविधाएं नहीं होती। भाई अस्पताल हुआ, बिजली सही उपलब्ध हो रही है, पानी की व्यवस्था है, पर वो प्राकृतिक संपदा पर, प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें लुभाता है। शहरों में प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का वर्णन किया गया है। कमल ककड़ी, कोया, हर श्रृंगार के साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकेटिया, इमली, कदम आदि फूलों का संजीव वर्णन किया गया है। इस वर्णन में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को भी दिखाया है। उसने
कई तरह के सांपों और बिच्छुओं का वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का निर्माण भी किया है। ग्रामीण जीवन में शहर दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम मिलते हैं। भाई ग्रामीण जीवन में दवाइयाँ नहीं होती, वहाँ पर प्रकृति से प्राप्त फल पत्तियों से ही दवाइयों का काम लिया जाता है। लेखक की पूरी कहानी के केंद्र में विस्कोहर है और उसमें एक ही पात्र है, वो है विश्वनाथ यानी विश्वनाथ स्वयं, जो लेखक का अपना गांव है। लेखक ने वहाँ की गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु में होने वाली दिक्कतों का भी वर्णन किया है। इसमें लेखक ने अपनी पूरी रचना में अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकारने वाला मार्मिक लेख है। आंसर, विस्कोहर की माटी पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकरने वाला मार्मिक लेख है। इस पाठ में हमें गांव के बारे में निम्नलिखित जानकारियां मिलती हैं। तालाबों में कमल के फूल खिले रहते हैं, वहाँ कमल के नाल को बसीण कहते हैं और वहाँ का कमल ताल था, लेवड़ी का ताल। वहाँ कमल का तालाब कौन सा था? लेवड़ी का ताल। गांव में भोज में हिंदुओं को यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता था, वहाँ कमल गट्टा जरूर खाया जाता था। नंबर 3, गांव में कमल से ज़्यादा कोया की बहार होती थी। कोया एक जलपुष्प होता है जिसे कुमुद भी कहते हैं, इसे कोकाबेली भी कहा जाता है। गांव के तालाबों में सिंगाड़े भी होते हैं, उसके फूल उजले और गंध वाले होते हैं। सिंगाड़ा जब बतिया, छोटा और दूधिया होता है तो उसमें गंध होती है। गांव में शरद ऋतु में हार श्रृंगार फूलता है। पितृपक्ष में घर के दरवाजे पर हार श्रृंगार की राशि रख दी जाती है, यह काम प्राय मालिन करती है। गांव में सरसों, धान, गेहूं, मक्का आदि की खेती की जाती है। गांव में घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाबों के भीटों पर नाना प्रकार के सांप चलते हैं, वहाँ बिच्छू भी होते हैं और उनका भय निरंतर बना रहता है। नेक्स्ट, चेचक के रोगी के पास नीम के फूल और पत्ते रख दिए जाते हैं। वर्षा ऋतु में गांव में कीचड़ व बदबू बहुत हो जाती है। वर्षा ऋतु गांव में अनेक असुविधाओं को लेकर आती है। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने विस्कोहर की माटी में पाठ में ग्रामीण जीवन के रूप को दिखाया, रस को दिखाया, उसकी गंध, भाई उसके रूप, गांव का रूप कैसा होता है, क्या क्या चीज होती है उसमें, क्या क्या रस होता है, किन किन फूलों की गंध उसमें प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रही होती है, उन चीजों का उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है? लेखक बताता है कि शरद में हार श्रृंगार फूलता है, पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हार श्रृंगार की राशि रख जाती है। गांव की बोली में कहा जाता है कि जात रही कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों, आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण होता था जो सजीव प्रतीत होता था। बच्चे उसे छूते, पहचानते और बतियाते थे। जब आकाश भी अपने गांव को ही टोला लगता था, भाई उस समय आकाश भी ऐसे लगता था यह भी हमारे गांव का एक टोली है। लगता था चंदा मामा में एक बुढ़िया है जो बच्चे को आंचल में छिपाकर दूध पिला रही है। भाई चंदा मामा के अंदर एक बुढ़िया दिखती थी जो हमारी दादी की सहेली लगती थी, जो बच्चों को आंचल के अंदर छिपाकर दूध पिला रही होती थी। बच्चा सुबकता था, रोता था, माँ को मारता था और उससे चिपटा रहता था। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को खुलकर एक एक वर्ड्स को लेखक ने अपने इस चैप्टर के माध्यम से, इस आत्मकथा के अंश के माध्यम से गांव की प्राकृतिक सुंदरता को इस प्रकार बताया है कि गांव में किस तरह रस, रूप, रंग बिखरा रहता है। शहरों में इस चीज़ की कमी होती है। हर क्वेश्चन में उसने किसी में माँ की ममता के बारे में बताया है, किसी में माँ और बेटे के प्यार और लाड़ के बारे में बताया है, किसी क्वेश्चन में उसने
कई प्रकार की सब्जियों, फलों आदि के फूलों की संजीव वर्णन किया है। यहाँ लेखक ने हर चीज का, गांव के अंदर हर चीज का, छोटे से छोटे जीव को, जन बिच्छू को, सांप को, भुखमरी, चिकित्सा साधनों की कमी और फायदा, हर चीज को गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जोड़कर एक एक चीज को उसने बारीकी से इस अंश में उतारा है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। अब सिर्फ इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन रह गए हैं। अब उस वीडियो को भी हम जल्दी से ही लेके आएंगे। आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें कि इसके अंदर क्या है, तभी आप एमसीक्यूज को अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।